part 3 of chapter 2 of ISC Commerce, that is capital, fixed and working. In this video we are going to talk about the topic financial planning. First we are going to talk about its definition, then its features, then its importance, and at last factors affecting financial planning. So let's start with the definition of financial planning. So what is financial planning? Financial planning is the process, ये एक process है of estimating the financial requirements of an organization, choosing the sources of funds and deciding how these funds are to be यूटिलाइज. तो इस फिनेंशियल प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 3 स्टेप्स आते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है? एस्टिमेटिंग द फिनेंशियल रिक्वायरमेंट्स. हमारे ऑर्गेनाइजेशन के फिनेंशियल नीड्स को एस्टिमेट करना, मतलब कि ये पता लगाना कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितना अमाउंट नीडेड है, कितनी कैपिटल नीडेड है, कितना मनी नीडेड है. देन सेकेंड इज, फर्स्ट इज एस्टिमेशन ऑफ फिनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, सेकेंड इज चूजिंग दी सोर्सेज ऑफ फंड्स. अब पहले हमने पता लगा लिया कि हमें कितना अमाउंट चाहिए. द नेक्स्ट इज़ चूजिंग दी सोर्सेज ऑफ फंड्स, कि हमें फंड्स कहाँ से मिलेंगे. अभी इसके पहले वीडियो में हमने सोर्सेज पढ़े हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्म्स के सोर्सेज क्या क्या होते हैं कैपिटल अरेंज करने के. तो वो सोर्सेज हमको देखने हैं कि हमें फंड्स कहाँ से अरेंज करने हैं. जितनी रिक्वायरमेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, उतना फंड कहाँ से आएगा. एंड थर्ड इज डिसाइडिंग हाउ द फंड्स आर टू बी यूटिलाइज, और उसके बाद डिसाइड करना कि हम कितने फंड को कहाँ कहाँ लगाएंगे. मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ में डिसाइड करना कि हम ये एक्टिविटी में इतना फंड लगाएंगे, इस एक्टिविटी में इतना लगाएंगे, इसमें इतना लगाएंगे. तो ये 3 स्टेप्स का प्रोसेस है फिनेंशियल प्लानिंग, जिसमें हम फर्स्टली एस्टिमेट करते हैं फिनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हमारे बिजनेस की, सेकेंड हम चूज़ करते हैं सोर्सेज ऑफ फंड्स, और थर्ड डिसाइड करते हैं कि कैसे ये फंड्स यूटिलाइज करने हैं हमें. नाउ वी कम टू फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिनेंशियल प्लानिंग. सो द फर्स्ट फीचर इज़ financial planning involves deciding when, how and why of financial activities. तो financial planning किस चीज़ से related है? Financial planning is related to financial activities. तो financial activities के when, how और why उसको decide करना financial planning के अंडर आता है. financial activities कब होंगी, कैसे होंगी और क्यों होंगी. मतलब फंड से रिलेटेड, कैपिटल से रिलेटेड जितनी भी प्लानिंग है, जितने भी प्लानिंग के क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे फाइनेंशियल प्लानिंग के अंडर डिसाइड होते हैं. फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व्स दैट. सेकेंड फीचर इज फ्यूचर ओरिएंटेड एंड इन्वॉल्व्स फॉरकास्टिंग. क्या होता है कि प्लानिंग, जब हम किसी चीज़ की भी प्लानिंग करते हैं, फिनेंशियल प्लानिंग को यहाँ थोड़ा साइड पे रखते हैं, हम कोई भी प्लानिंग करते हैं. मान लीजिए हमारे घर में किसी की शादी होनी है, तो हम पूरी प्लानिंग करके चलते हैं ना कि ये होगा, हल्दी में ये करेंगे, मेहंदी में ये करेंगे, संगीत में ये करेंगे. तो हम पूरा प्लान करके चलते हैं. तो ये क्या होता है कि हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, ये कुछ अजम्पशन करते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, है ना. तो इट इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड. प्लानिंग फ्यूचर की होती है. हम अपने एग्ज़ाम के लिए भी प्लान करते हैं, एक शेड्यूल बनाते हैं, तो उसकी भी प्लानिंग फ्यूचर से रिलेटेड होती है. एंड इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग. ठीक है, फोरकास्टिंग इन्वॉल्व होती है इसमें. थर्ड इज इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, मेथड्स एंड प्रोग्राम कंसर्निंग फंड्स. तो फंड से रिलेटेड जितने भी चीज़ें आती हैं, फंड से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, मेथड्स, प्रोग्राम्स, जिनमें भी फंड्स का कुछ भी रिलेशन होता है, वो सारे डिसीजन फिनेंशियल प्लानिंग के अंदर लिए जाते हैं. फोर्थ, स्कोप इज़ वाइड. फिनेंशियल प्लानिंग का स्कोप वाइड होता है. क्यों वाइड होता है? क्योंकि इसमें ये चीज़ें आती हैं, जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि इसमें 3 चीज़ें आती हैं, तो वही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि इसका स्कोप वाइड क्यों है, बिकॉज ऑफ दैट 3 थिंग्स.
तो फर्स्ट इज एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट ऑफ फंड्स, है ना, एस्टिमेट कर रहे थे हम, उसमें भी हमने पढ़ा था। फर्स्ट इज एस्टिमेशन, सेकेंड इज सिलेक्टिंग और चूजिंग, एंड थर्ड इज यूटिलाइजेशन और यूज ऑफ फंड्स। तो फर्स्ट क्या है, एस्टिमेटिंग अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। फर्स्ट हम ये एस्टिमेट करेंगे कि हमें कितना अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल चाहिए और कितना अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चाहिए। सेकेंड हम क्या पढ़ेंगे, सेकेंड हम सेलेक्ट करेंगे सोर्सेज ऑफ फंड्स, मतलब फंड्स कहाँ कहाँ से आएंगे, एंड देयर रेशियो इन टोटल, मतलब कि रेशियो का क्या मतलब है कि फंड्स कोई एक जगह से, तो हम एक जगह पे तो डिपेंडेंट हो नहीं सकते। तो हमने मान लीजिए हमारी एक कंपनी है, हमने फंड्स शेयर से भी अरेंज किए, डिबेंचर्स इशू भी किए, कॉमर्शियल बैंक से लोन भी ले लिया। तो ये सारे सोर्सेज का भी पता लगाना, चूज़ करना सोर्स को, और फिर उनका रेशियो निकालना कि टोटल अमाउंट में हमारे कॉमर्शियल बैंक से कितना अमाउंट आ रहा है, उस शेयर से कितना आ रहा है, और डिबेंचर से, इन तीनों का रेशियो निकालना टोटल अमाउंट में। थर्ड इज़ फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज़ फॉर यूज़ ऑफ फंड्स, फंड्स यूज़ करने के लिए पॉलिसीज़ बनाना। ठीक, तो ये क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, फंड्स कैसे यूटिलाइज होने हैं। तो ये 4 फीचर्स हैं हमारे फिनेंशियल प्लानिंग के। नाउ कम्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ फिनेंशियल प्लानिंग। इम्पॉर्टेंस क्या है, इम्पॉर्टेंस बेनिफिट्स हैं जो फिनेंशियल प्लानिंग हमें प्रोवाइड करती है। तो ये हम इम्पॉर्टेंस के अंदर भी लिख सकते हैं और बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय फिनेंशियल प्लानिंग के अंदर भी लिख सकते हैं। तो the first importance of financial planning is avoid the problem of financial planning helps in avoiding the problem of shortage and surplus of funds। ठीक है, फिनेंशियल प्लानिंग में हम क्या करते हैं, पहला प्रोसेस एस्टिमेट करते हैं कि हमें कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है। जब हमने पहले ही एस्टिमेशन कर लिया है फिनेंशियल प्लानिंग में, तो वो हमें शॉर्टेज की, फंड्स के शॉर्टेज होने की और फंड्स के सरप्लस होने की प्रॉब्लम को अवॉइड करने में हेल्प करता है, बेनिफिट देता है। ठीक है, तो सेकेंड बेनिफिट क्या देता है, गाइड इन डेवलपिंग अ साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर, एक साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर डेवलप करने में गाइड करता है। साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब जहाँ कैपिटल की जितनी नीड है वहाँ हमारे पास उतना कैपिटल प्रोवाइडेड है। तो जहाँ पे कैपिटल जितना लगना है उतना कैपिटल है, कैपिटल से रिलेटेड सब कुछ हमारा अच्छा है, तो वो है साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर। तो फिनेंशियल प्लानिंग साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर डेवलप करने में गाइड करता है। थर्ड इज हेल्प्स इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। फिनेंशियल प्लानिंग का एक ये भी हमारा पार्ट था। फिनेंशियल प्लानिंग ये का मतलब ही ये होता है दैट इट हेल्प्स इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, कहाँ कितना फंड्स यूटिलाइज होना है ये प्लानिंग होती है हमारी फिनेंशियल प्लानिंग के अंदर। तो ये हेल्प करता है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स में। नाउ फोर्थ इम्पॉर्टेंस इज प्रोवाइड्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट फंक्शनल एरियाज और डिपार्टमेंट्स ऑफ अ बिजनेस। क्या होता है फिनेंशियल प्लानिंग में, हमने इसके फीचर्स में पढ़ा था कि जितने भी फंड से रिलेटेड पॉलिसीज, मेथड्स, ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर्स जो भी हैं वो फिनेंशियल प्लानिंग के अंडर डिसाइड होते हैं। और जब कुछ चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं, मान लीजिए हमारे बिजनेस का एक एम है, एक गोल है, तो गोल है तो सारे वर्कर्स उस गोल की तरफ वर्क करेंगे। ठीक, पर कोई एम नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो सब अपना अलग अलग वर्क करेंगे, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। तो जब पॉलिसीज़ हमारी डिसाइडेड हैं, प्रोसीजर्स हमें पता है, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं उन्हीं प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, उन्हीं पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, तो उनकी एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन आएगा। तो फिनेंशियल प्लानिंग पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स प्रोवाइड करता है जो कि हेल्प करती हैं डिफरेंट फंक्शनल एरियाज और डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने में। नाउ फिफ्थ इम्पॉर्टेंस इज helps management to exercise effective control over the financial activities of an enterprise। financial planning help करता है मैनेजमेंट को to exercise effective control over the financial activities of an enterprise। financial activities, जब financial planning होती है, financial planning किसके थ्रू होती है, मैनेजमेंट करता है प्लानिंग। तो मैनेजमेंट ने प्लानिंग करी है financial activities से रिलेटेड, तो वो हेल्प करता है मैनेजमेंट को इफ़ेक्टिव कंट्रोल होने में। फिनेंशियल प्लानिंग मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हुई है, मींस कंट्रोल किसका था फिनेंशियल एक्टिविटीज़ में, मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट को हेल्प करता है इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द फिनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ एन
एंटरप्राइज की फिनेंशियल एक्टिविटीज़ में अपना कंट्रोल, इफेक्टिव कंट्रोल लाने में। नाउ सिक्स्थ इज प्रिपेयर कंपनी फॉर फेसिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस इन फ्यूचर। अच्छा, तो किसी मान लीजिए कंपनी है, कंपनी में कोई भी शॉक आता है, सरप्राइज आता है, थ्रेट आता है, तो वो सब किससे फेस होते हैं? ऐसा क्या सबसे बड़ा एसेट होता है जो हेल्प करता है ये चीज़ें फेस करने में? कैपिटल होता है, मनी होता है। हमारे पास मनी होगा तो हम ये बिजनेस शॉक्स और सरप्राइजेस बहुत ईजिली फेस कर पाएंगे। तो जब राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल प्रेजेंट होगा हमारी कंपनी में, बिजनेस शॉक्स के लिए भी अमाउंट हमारा प्रिपेयर होगा कि हमारी कंपनी में हम फ्यूचर के लिए डिसाइड करते हैं। तो हमने एक फ्यूचर के लिए ये भी सोचा होगा कि अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो हमारे लिए हमने ये फंड्स एज अ रिजर्व रखे हुए हैं। तो ये प्रिपेयर करता है फिनेंशियल प्लानिंग कंपनी को कि कोई बिजनेस शॉक आ जाता है, फ्यूचर में कोई सरप्राइज हमें मिल जाता है, बैड सरप्राइज मिल जाता है, तो उसको हम ईजिली फेस कर पाएंगे। तो ये हो गए हमारे 6 इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग और बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल प्लानिंग। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल प्लान्स, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर टॉपिक फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल प्लान्स, ऐसे फैक्टर्स जो हमें प्लानिंग करने से पहले कंसीडर करने पड़ते हैं, वो फैक्टर्स अब हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर इज ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है कि हमारी फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारी फर्म के फिनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो फिनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स में पहला मतलब कि जनरली फर्म्स का फिनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एट द लोवेस्ट कॉस्ट। पहला फिनेंशियल ऑब्जेक्टिव होता है कि हम कैसे फंड्स को अरेंज कर लें और वो हमें सबसे सस्ते में मिल भी जाएं। ठीक। सेकंड क्या होता है यहाँ पे? सस्ता का क्या मतलब है कि उस पर इंटरेस्ट और डिविडेंड जो हमें देना पड़े वो कम देना पड़े, मतलब कम इंटरेस्ट रेट में, कम डिविडेंड रेट में हमें फंड्स मिल जाए। सेकेंड इज द बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। जो फंड्स हमने अरेंज किए हैं उनका हम यूटिलाइजेशन जितने अच्छे तरीके से कर पाएँ। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हो गए, फिनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हो गए एक बिजनेस एंटरप्राइज के, जो एक फैक्टर्स हैं जो फिनेंशियल प्लान्स को अफेक्ट करता है। थर्ड इज़ नेचर ऑफ इंडस्ट्री। जिस इंडस्ट्री के अंदर हम काम कर रहे हैं उसका नेचर कैसा है। ठीक। तो फर्स्ट यहाँ पे इसके अंदर फर्स्ट आता है कि कैपिटल इंटेंसिव है हमारी इंडस्ट्री या फिर लेबर इंटेंसिव है। तो कैपिटल इंटेंसिव क्या है? ऐसी कंपनीज जिसमें मशीनरी का यूज़ ज़्यादा होता है और लेबर्स का यूज़ कम होता है। लेबर इंटेंसिव क्या है? जहाँ पे मशीनरीज का यूज़ कम होता है और लेबर्स का यूज़ ज़्यादा होता है। तो जो कंपनीज में कैपिटल ज़्यादा होता है, मतलब कि मशीनरी का यूज़ ज़्यादा होता है, वहाँ पे ज़्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, और जहाँ पे लेबर का होता है वहाँ पे कम फंड्स की रिक्वायर होती है। तो अब बात आती है कि अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स में ज़्यादा पैसा लगता है और लेबर में कम लगता है, तो इंडस्ट्रीज़ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स क्यों लेती हैं, क्यों कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स के लिए ज़्यादा वो रहती हैं? तो ये हो जाता है कि जब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं तो हमारा काम जल्दी हो जाता है और काम परफेक्ट होता है, बल्कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स में काम में टाइम लगता है और कभी कभी परफेक्ट काम नहीं होता है। अब उसके बाद अगर हमारी इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडस्ट्री है, जो अभी ग्रो कर रही है, अपनी मैक्सिमम लेवल पे नहीं पहुंची है, तो भी ज़्यादा फंड्स लगेगा। अभी वो मतलब कम से ज़्यादा को बढ़ रही है, तो मीन्स फंड्स भी कम से ज़्यादा लगेंगे, तो मोर फंड्स। थर्ड इज़ टफ कंपटीशन। अगर इंडस्ट्री में कंपटीशन ज़्यादा है तो ज़्यादा पैसा लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज़ आएंगी हमें उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा ताकि हम कंपटीशन फेस कर सकें। तो नेचर ऑफ इंडस्ट्री में ये 3 आ गई। अगर कैपिटल है तो ज़्यादा फंड्स, ग्रोइंग है तो ज़्यादा फंड्स, और टफ कंपटीशन है तो ज़्यादा फंड्स। थर्ड आता है फैक्टर साइज ऑफ द फर्म। हमारी फर्म का साइज़ कैसा है? अगर लार्ज एंटरप्राइज है, हम बहुत बड़ी एंटरप्राइज चला रहे हैं, तो हमें ज़्यादा फंड्स की नीड होगी। ठीक। और अगर हम स्मॉल एंटरप्राइज चला रहे हैं तो हमें लेस फंड्स की नीड होगी। नाउ फोर्थ फैक्टर इज़ कैपिटल मार्केट कंडीशंस। जहाँ से हमें पैसे लेना है, जहाँ जो हमारा सोर्स है फंड्स का,
उसकी कंडीशंस कहती हैं कैसी हैं, वो मार्केट की कंडीशन कहती हैं। तो इसके अंदर जो फैक्टर्स आते हैं वो है, फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स, तो उनकी कॉस्ट क्या है। ठीक, कॉस्ट यहाँ पे हमने पढ़ा था, कॉस्ट है कि उस पर इंटरेस्ट रेट और डिविडेंड रेट, तो उनकी कॉस्ट को हम कंपेयर करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एक फैक्टर होता है कि हम कौन सा फाइनेंस का सोर्स डिसाइड करेंगे। सेकेंड इज एटीट्यूड्स ऑफ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स हमें जो लोन प्रोवाइड करती हैं, इन बैंक्स का और इंस्टीट्यूशंस का एटीट्यूड कैसा है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसमें शेयर होल्डर्स भी आ सकते हैं हमारे, कि शेयर होल्डर्स का एटीट्यूड कैसा है, डिबेंचर होल्डर्स का एटीट्यूड कहता है, मतलब कि जो लोग हमें पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं उन लोगों का एटीट्यूड कैसा है। थर्ड इज अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड देयर रिलेटिव मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल हैं इस टाइम पे, और जितने सोर्सेज अवेलेबल हैं उन सबके मेरिट्स और डीमेरिट्स, सारे के मेरिट्स और डीमेरिट्स को जब हम कंपेयर करेंगे तब हम एक बेस्ट सोर्स चूज़ करेंगे अपने लिए। ठीक, तब एक बेस्ट सोर्स नहीं, हम काफ़ी सोर्सेज भी चूज़ करेंगे। एक में डिपेंडेंट होना इज़ नॉट गुड फॉर द फर्म। तो हम सप्लायर्स भी, काफ़ी सारे सप्लायर्स में डिपेंड होते हैं, एक पे नहीं, और इसी तरह हम कैपिटल के लिए भी अपने काफ़ी सोर्सेज में डिपेंड करते हैं। फिफ्थ फैक्टर दैट अफेक्ट्स द फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ गवर्नमेंट रेगुलेशंस। इसके अंदर क्या है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस अफेक्ट करती हैं अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ फंड्स। अवेलेबिलिटी कैसे अफेक्ट करती हैं, कुछ गवर्नमेंट जो होती है वो कुछ कंपनीज़ में रेगुलेशंस लगाए रहती हैं कि ये कंपनीज इस सोर्स के थ्रू अपने फंड्स रेज नहीं करती। तो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स को ऐसे अफेक्ट करते हैं। और कॉस्ट ऑफ फंड्स, जहाँ पे गवर्नमेंट का रेगुलेशन होता है, मतलब जिन भी सोर्सेज में गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है उनके इंटरेस्ट रेट्स, तो वहाँ पे गवर्नमेंट के रेगुलेशंस अफेक्ट करते हैं हमारे फिनेंशियल प्लान्स को। अगर गवर्नमेंट ने किसी सोर्स का जो उसके अंडर आता है उस पर इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, तो क्या होता है, उस सोर्स से कैपिटल रेज करना लो हो जाता है, मतलब उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। और अगर गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट हाई कर दिया तो उस सोर्स से कैपिटल अरेंज करना हमारे लिए महंगा हो जाता है। तो इस तरह गवर्नमेंट के रेगुलेशंस अफेक्ट करते हैं हमारे फिनेंशियल प्लान्स को। सिक्स्थ इज डिग्री ऑफ रिस्क। जितनी डिग्री ऑफ रिस्क हमारा फर्म लेना चाहता है, ले सकता है, जितना रिस्क वो उठा सकता है, वो भी अफेक्ट करता है हमारे फिनेंशियल प्लान्स को। कैसे, इशू ऑफ शेयर्स से देखते हैं। अगर हम शेयर्स के थ्रू अपना कैपिटल अरेंज कर रहे हैं तो हमारे लिए लेस रिस्की होता है। लेस रिस्की क्यों होता है, क्योंकि हमें डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं होता। अगर हमारे पास पैसा है, प्रॉफिट है, तो हम डिविडेंड देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। लेकिन इशू ऑफ शेयर्स में एक ये रिस्क होता है कि अगर हम ज़्यादा डिपेंड हो गए शेयर्स के उसमें, तो हमारे जो कंट्रोल होता है हमारी कंपनी का वो डाइल्यूट हो सकता है। क्यों, क्योंकि शेयर होल्डर्स को कंट्रोल भी मिलता है, वो ओनर्स हो जाते हैं हमारी कंपनी के। अब डिबेंचर्स की बात करते हैं, तो डिबेंचर्स इशू करने में क्या होता है कि हमको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है हमारे डिबेंचर्स होल्डर्स को। तो ये ज़्यादा रिस्की हो जाता है क्योंकि हमें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देना है डिबेंचर होल्डर्स को, पर ये डाइल्यूट नहीं करता हमारे कंपनी के कंट्रोल को। तो इसलिए इन दोनों में ही प्रॉपर रेशियो बना के चलना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो डिग्री ऑफ रिस्क, जितना रिस्क एक फर्म उठा सकती है, जितने रिस्क एक फर्म इन्वॉल्व कर सकती है अपने सोर्सेज पे, फंड्स के सोर्सेज पे, वो भी इफ़ेक्ट करता है हमारे फिनेंशियल प्लान्स को। तो हमारा फिनेंशियल प्लानिंग वाला पार्ट इस वीडियो पे पूरा फिनिश हो गया।